और अपना चैप्टर है 7वां, इसका तीसरा पार्ट है। ठीक है, पार्ट जो इसके 2 हम बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखे तो आप उसे पहले देख लीजिए। और अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप नहीं ज्वाइन किया तो आप ऊपर देख रहे हैं, आपको ये सर्च करना है टेलीग्राम पे और आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। 3100 स्टूडेंट हमारे ग्रुप में जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जल संपदा टॉपिक पे। अब यहाँ पे एक चीज़ का ध्यान रखिए, जल संपदा जो है ये वाला जो क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पेपर में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, हिरिया नहर से, कमलपुरम जलाशय से, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसे, ठीक है, ध्यान से देखिए। और क्वेश्चन देखिए, आपके एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा कि विजयनगर की जल आवश्यकता को किस प्रकार से पूरा किया जाता था। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, इसके आंसर को समझने की कोशिश करते हैं। तो जो विजयनगर था, विजयनगर जो साम्राज्य है, उसकी जो भौगोलिक स्थिति यानी उसकी जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है, वो उसका सबसे अधिक चौंकाने वाला जो तथ्य है वो है तुंगभद्रा नदी से निर्मित एक प्राकृतिक कुंड। यानी कि अगर आप दक्षिण भारत का मैप देखते हो तो इसकी ज्योग्राफिकल कंडीशन को आप ध्यान से देखोगे तो आपको कृष्णा नदी दिखाई देगी, फिर आपको तुंगभद्रा नदी दिखाई देगी। तो तुंगभद्रा नदी जो थी उससे एक कुंड बनता था, यानी एक जगह पानी जाके इकट्ठा होता था। ये प्राकृतिक कुंड था, यानी कि इसे मानव ने नहीं बनाया था, ये प्रकृति द्वारा बनाया गया था। नदी जो होती है उसको मानव नहीं बनाता है, नदी जो होती है वो प्राकृतिक रूप से पहले से ही अवेलेबल होती है। ठीक है, ईश्वर के द्वारा बनाई गई या फिर प्रकृति के द्वारा बनाई गई, हम उसको कह सकते हैं। तो ये जो तुंगभद्रा नदी थी विजयनगर साम्राज्य में, इसके द्वारा एक प्राकृतिक कुंड का निर्माण होता था और यहाँ पे पानी इकट्ठा होता था। और इस जल का इस्तेमाल कौन करते थे? विजयनगर साम्राज्य के लोग करते थे। ठीक है, कैसे करते थे, क्या था पूरा, इसको समझने की कोशिश करो। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे कि विजयनगर की जो भौगोलिक स्थिति थी वो बहुत अच्छी थी और वहां पे सबसे चौंकाने वाली जो चीज थी वो थी तुंगभद्रा नदी से बना हुआ एक प्राकृतिक कुंड। इतना आपको याद हो जाएगा। इसके बाद देखो, ये जो नदी थी ये उत्तर पूर्व की दिशा में बहती थी। आसपास के अगर भूदृश्य को देखें तो ग्रेनाइट की पहाड़ियां थी, ग्रेनाइट की पहाड़ियों से घिरा हुआ था। जैसे ये दक्षिण भारत बना दिया मैंने, तो आपको देखोगे तो आप ग्रेनाइट की पहाड़ियां आपको दिखेंगी। ठीक है, मैप वगैरह आप समझोगे तो इस तरीके से ये ग्रेनाइट की पहाड़ियों से घिरा हुआ था। और ये जो पहाड़ियां थी ग्रेनाइट की, या इन पहाड़ियों से भी इन पहाड़ियों से शहर के चारों ओर करधनी का निर्माण होता था। अब ये करधनी का मतलब क्या होता है? करधनी का मतलब होता है कमरबंद, या फिर आप बेल्ट समझ लो। एक बेल्ट होती है जो घेरे होती है, यानी कि जैसे ये स्थान है तो यहाँ पे इस तरीके से घेरे हुए पहाड़ियां। तो इस तरीके से हम कहें कि ये करधनी का निर्माण कर रही है, यानी चारों तरफ से उसको घेर रही है, बेल्ट की तरफ से घेर रही है। इन पहाड़ियों से कई जल धाराएं आकर नदी में मिल जाती थी। ये जो पहाड़ियां थी यहाँ से भी जल धाराएं निकलती थी और जाके किस में मिलती थी? नदी में मिलती थी। तो यानी कि पानी का इनका जो स्रोत था वो एक तरह से तुंगभद्रा नदी है, जो कि कृष्णा नदी का एक सहायक नदी है। ठीक है, तो ये जो तुंगभद्रा नदी है इसमें कई सारी पहाड़ियों से, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं ग्रेनाइट की पहाड़ियां थी, वहां से पहाड़ियों से जल धाराएं जाकर मिलती थी और वहां पे एक प्राकृतिक कुंड भी था जिससे इनको पानी मिलता था। तो लगभग सभी धाराओं के साथ साथ इन्होंने क्या करा है? बांध बना दिया। जैसे कोई धारा जा रही है तो उसके साथ बांध बना दिया और बांध बनाकर अलग अलग आकार के हौज बना दिया। हौज का मतलब होता है टैंक बना दिए। ठीक है, छोटे टैंक, बड़े टैंक, कई आकार के टैंक बना दिए। और ये क्षेत्र जो था ये शुष्क क्षेत्र था, यानी सूखा क्षेत्र था, तो यहाँ पे पानी की जरूरत वैसे भी बहुत ज्यादा थी। तो ऐसे में क्या था कि इन्होंने जो जल धाराएं वगैरह थी या जो जहां से भी पानी इनको मिल रहा था वहां पे इन्होंने टैंक बना के उस पानी का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। ठीक है, क्योंकि क्षेत्र ये जो था वो शुष्क था, तो इसलिए यहाँ पानी का संचयन करना, पानी को इकट्ठा करना, पानी का सही मैनेजमेंट करने की बहुत ज़्यादा जरूरत थी, प्रबंधन करने की बहुत ज़्यादा जरूरत थी। इसलिए एक महत्वपूर्ण हौज का निर्माण जो था वो 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में हुआ था, जिसको कमलपुरम जलाशय कहा जाता है। अब देखिए, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि यहाँ से क्वेश्चन आता है और कमलपुरम जलाशय से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, अगर इस तरीके से क्वेश्चन पूछे कि विजयनगर साम्राज्य में किस प्रकार से अपनी जल आवश्यकता को पूरा किया जाता था, तब आप बता सकते हो कि ये जो तुंगभद्रा नदी थी और जो कई सारी पहाड़ियों से जो धाराएं निकलती थी उसके साथ साथ हौज बना दी गई थी। और 15वीं शताब्दी में
इस कमलपुरम जलाशय का जिक्र जरूर आपको करना है। आपको लिखना है कि भाई यहाँ पे एक महत्वपूर्ण हौज जो था उसका निर्माण जो हुआ था वो 15वीं शताब्दी के आरंभिक वर्ष में हुआ था, जिसको कमलपुरम जलाशय कहा जाता था। इतना आप बताओगे। इसके बाद आप कहोगे कि ये जो हौज था इसके पानी से आसपास के जो खेत होते, जैसे मान लो यहाँ पे हौज है तो इसके आसपास के जो भी खेत थे उसको सिंचाई की जाती थी, यानी कि खेतों में पानी पहुंचा दिया जाता था सिंचाई के लिए, और एक नहर के माध्यम से राजकीय केंद्र तक भी पानी ले जाया जाता था। अब यहाँ पे एक चीज समझिए, नहर जो होती है, नहर का निर्माण किया जाता है, ठीक है। नहर जो होती है वो प्राकृतिक नहीं होती है, इसका निर्माण किया जाता है मनुष्य द्वारा, तो इसीलिए इसको हम क्या बोल सकते हैं, इसको हम कृत्रिम बोल सकते हैं। कृत्रिम मतलब आर्टिफिशियल, जो मनुष्य द्वारा बनाई गई हो। तो अब यहाँ पे मान लो, जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पे कमलपुरम जलाशय वगैरह जो है यहाँ पे है, या यहाँ पे मान लो कोई नदी कोई जलधारा है, अब इस जगह पे है लेकिन रहते यहाँ पे लोग हैं, तो ऐसे में यहाँ से यहाँ पानी ले जाना है तो क्या करेंगे, वो एक नहर बना देंगे इनके बीच में, उस नहर के जरिए क्या होगा, पानी यहाँ पे पहुंचा देंगे। तो ऐसा होता था। तो इन्होंने क्या करा कि जो हौज कमलपुरम जलाशय वगैरह था उसके आसपास के खेतों में तो सिंचाई हो जाती थी, और वहीं से एक इन्होंने नहर बना दी, उस नहर से पानी को ले जाते थे राजकीय केंद्र तक, राजकीय जो केंद्र था वहां तक इसको पानी को ले जाया करते थे। एक और महत्वपूर्ण जल संरचना मिली है वहां पे, जिसको हिरिया नहर के नाम से जाना जाता है। नाम आप याद रखें, कमलपुरम जलाशय बिल्कुल याद रखें, हिरिया नहर बिल्कुल आपको याद रखना है। तो ये जो हिरिया नहर मिली है इसके भी साक्ष्य मिले, यानी इसके भी सबूत मिले हैं। इस नहर को आज भी देखा जा सकता है भग्नावशेषों में, यानी खंडहरों में अगर देखा जाए तो आज भी इसके सबूत मिलते हैं हिरिया नहर के। इस नहर में तुंगबंदरा जो था उससे बने हुए जो बांध था वहां से पानी लाया जाता था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या क्या समझ में आ गया कि विजयनगर साम्राज्य जो था वो एक यहाँ पे एक शुष्क क्षेत्र था, यहाँ पे पानी का मैनेजमेंट करना बहुत जरूरी था। तो शासकों ने क्या किया था, जो पहाड़ियों से जो जलधाराएं आती थी उनके साथ साथ इन्होंने बांध बना दिए थे, और वहां से फिर पानी दूसरी जगह ले जाते थे। एक बड़ा सा टैंक बना दिया था जिसको कमलपुरम जलाशय कहते हैं, हौज भी कह सकते हो आप हिंदी में। एक हौज बना दिया था कमलपुरम जलाशय, वहां से आसपास के खेतों को सिंचाई कर दी जाती थी। एक हिरिया नहर थी, ठीक है, इसके जरिए भी पानी ले जाया जाता था। और आप समझ जाओगे, इतना आसान है बिल्कुल, यही आपको बताना था। ये आपका क्या हो जाएगा, जल आवश्यकता वाला हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार जल का प्रयोग सिंचाई में भी किया जाता था, और संभवतः ऐसा माना जाता है कि ये जो हौज वगैरह हम पढ़ रहे हैं ना, इसका निर्माण ऐसा माना जाता है कि संगम वंश के राजाओं ने किया था। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि 4 प्रकार के यहाँ पे शासन रहे, संगम और सुलुव, तुलुव, अराविदु। तो जो सबसे पहले वाले थे संगम वंश वाले, उन्होंने इसका ये नहरें वगैरह बनाई थी, ऐसा अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। तो यह जल आवश्यकता हो जाएगा। जल वाला क्वेश्चन बहुत ज्यादा आता है। इसके बाद जो दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, किलेबंदी वाला। या तो जल वाला क्वेश्चन आ जाएगा इस चैप्टर से, या किलेबंदी वाला। तो किलेबंदी आपको याद रखना है कि किलेबंदी इन्होंने कर रखी थी। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा आपके दिमाग में कि किलेबंदी क्या होती है। मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, फिर टॉपिक पे ले चलता हूँ। मान लो ये कोई शहर है, यहाँ पे शहर बसा हुआ है, तो ये इसके चारों तरफ क्या करेंगे, ऊंची ऊंची दीवारें खड़ी कर देंगे, ठीक है। ऊंची ऊंची दीवार से इसको पैक कर देंगे, बिल्कुल ये पैक हो जाएगा तो एक तरह से सुरक्षित रखा जा सकता है। और फिर यहाँ पे बना देंगे प्रवेश द्वार, जैसे मान लो एग्जिट करना है, इधर की तरफ जाना है तो प्रवेश द्वार हो जाएगा, और कहीं जाना है तो दूसरा प्रवेश द्वार हो जाएगा। यानी मेन गेट होते हैं, वहीं से लोग एंटर करेंगे, वहीं से लोग एग्जिट करेंगे। तो इस तरीके से पूरे उसको बंद कर देंगे सुरक्षित करने के लिए। तो किलेबंदी के बारे में पढ़ते हैं। विजयनगर साम्राज्य जो है वो बहुत, इसमें किलेबंदी जो है सबसे ज्यादा मतलब महत्वपूर्ण स्थापत्य के रूप में देखी जाती है, या आप ऐसे कह सकते हो कि ये जो विजयनगर की जो किलेबंदी थी ये बहुत ही ज्यादा प्रसिद्ध है। तो प्रसिद्ध है इसलिए भी आपको याद रखना है। तो देखिए, विजयनगर साम्राज्य में किलेबंदी का काफी महत्व था। किलेबंदी के बारे में जो जानकारी मिलती है वो फारस से एक दूत भेजा गया था जिसका नाम था अब्दुल रज्जाक। यानी फारस से एक दूत आया था भारत में, अब्दुल रज्जाक। इसने यहाँ पे जब आया, इसने देखा यहाँ की किलेबंदी, तो इससे बहुत ज़्यादा ये हैरान हुआ, बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ। इसने उस किलेबंदी को देखा, समझा और उसके बारे में लिखा। उसी विवरण से हमको जानकारी मिलती है कि विजयनगर साम्राज्य में किस प्रकार की किलेबंदी थी। याद रखेंगे आप इसको। चलिए देखते हैं। अब्दुल रज्जाक जो था वो 15वीं शताब्दी में कालीकट के पास आया था, कालीकट आया था। अब आप मुझे, आज का आपके लिए पहला क्वेश्चन हो जाएगा, पहला प्रश्न आपको मुझे ये बताना है कि ये जो कालीकट है ये वर्तमान में अगर हम देखें आज के समय में, तो ये भारत में किस राज्य में आपको मिलेगा। ये तो आपको पता होगा कि दक्षिण भारत में ही मिलेगा,
तो कहाँ पे मिलेगा, किस स्टेट में मिलेगा, किस राज्य में मिलेगा, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। कालीकट। तो ये जो अब्दुल रज्जाक था 15वीं शताब्दी में कालीकट आया था, और यहाँ की किलेबंदी को देखकर जब वो यहाँ पे आया तो उसने किलेबंदी को देखा विजयनगर साम्राज्य में, तो बहुत हैरान हो गया। हैरान इसलिए हो गया क्योंकि विजयनगर में केवल शहर की किलेबंदी नहीं थी। अगर केवल शहर की किलेबंदी होती तो ये कोई अचंभित करने वाली बात नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर साम्राज्य जो थे अपने मेन जो शहर को सुरक्षित करने के लिए या उसकी सुरक्षा के लिए किलेबंदी करवाते थे, तो ये कोई नई चीज़ नहीं होती। लेकिन यहाँ पे हैरान वो इसलिए हुआ कि यहाँ पे खेतों को भी किलेबंद कर दिया, यानी खेत जो होते थे उसको भी किलेबंदी कर दी, जंगल को भी किलेबंद कर दिया, यानी जंगलों की भी किलेबंदी कर रखी थी। इसलिए बहुत ज्यादा हैरान हुआ। अब यहां पे आप एक चीज, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन जरूर आएगा कि खेतों को क्यों किलेबंद कर दिया, आखिर मतलब खेतों को ऐसा क्यों बचाना था। तो मैं आपको इसका जवाब दूंगा आगे, पहले आप इसे थोड़ा सा और समझ लो। देखिए, सबसे बाहरी दीवार शहर के चारों ओर बनी पहाड़ियों को आपस में जोड़ती थी। जैसे मान लो, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, मान लो ये शहर है, ठीक है, यहाँ पे ऐसे बाहर की तरफ पहाड़ियाँ हैं, जैसे मान लो ये पहाड़ी है, यहाँ पे पहाड़ी है, इस तरीके से पहाड़ी है। तो यहाँ पे क्या कर दिया इन्होंने, दीवार बना के उसको पैक करने की कोशिश की, ताकि क्या हो जाए, जितने स्पेस में पहाड़ी है वहाँ पे पहाड़ी रोक लेंगे, जहाँ पे पहाड़ी नहीं होगी वहाँ पे दीवारें बना के उसको सुरक्षित करेंगे। तो इस तरीके से इन्होंने क्या किया, जो पहाड़ियाँ होती थी, जो पहाड़ी शहर के चारों ओर थी, वहाँ पे भी दीवारें बनाकर इन्होंने उसको क्या करा, पैक कर दिया, एक तरह से आप ये लगा लो किलेबंद कर दिया। पत्थर के जो टुकड़े थे वो फनाकार थे और इसलिए एक दूसरे पर टिक जाते थे। जैसे मान लो एक पत्थर कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, दूसरा पत्थर इन्होंने कुछ इस प्रकार से रख दिया, फिर इस प्रकार से रख दिया, मतलब एक फन आकार के थे, तो वो मतलब एक दूसरे के ऊपर पत्थर को इस तरीके से रखते थे कि वो पत्थर आपस में एक दूसरे पर टिक जाते थे, फंस जाते थे, और वो भारी पत्थर होते थे तो वो हिलते डुलते भी नहीं थे। और ये कहा जाता है कि इनको जोड़ने के लिए गारे का प्रयोग नहीं किया गया था। अब ये गारा क्या होता है ये भी आपके दिमाग में आना चाहिए। देखिए, गारा क्या होता है, गारा होता है एक तरह से जिसको हम मसाला कहते हैं। आप देखते हो जब हम घर बनवाते हैं, घर का निर्माण करते हैं, तो ईंटों को जोड़ने के लिए हम उसमें क्या डालते हैं, सीमेंट का, रेत का, या फिर किसी अन्य चीज का हम एक मसाला बनाते हैं, उसको उस पर रखते हैं ईंट के ऊपर, फिर उसके ऊपर फिर दूसरी ईंट रखते हैं, तो वो मसाला क्या करता है, उसको पकड़ लेता है और उसको मजबूत बनाता है। तो उस समय में ऐसा कोई गारे का इस्तेमाल नहीं होता था, ठीक है। उन्होंने क्या करा, पत्थर के ऊपर पत्थर फनाकार जो होते थे इस तरीके से रख दिए कि वो फिक्स हो गए, ठीक है, भारी होते थे इसलिए वो हिलते नहीं थे। अब्दुल रज्जाक जो है इसने कुछ लिखा है, और यहीं पे पेस जो एक विद्वान है इसने भी कुछ लिखा है। क्या लिखा है इन्होंने, चलिए इसको देखते हैं। अब्दुल रज्जाक कहता है कि जो पहली, दूसरी और जो तीसरी दीवार जो थी, उसके बीच में जो जुते हुए खेत, बगीचे और आवास थे, यानी जुते हुए खेत और बागीचे और आवास जो थे वो पहली, दूसरी और तीसरी दीवारों के बीच में थे। अब यहीं पे पेस की अगर हम बात करें तो पेस जो है वो लिखते हैं कि जहां पे धान उगाए जाते थे, यानी जहां पे चावल उगाए जाते थे, वहां पे बहुत सारे उद्यान थे, वहां पे पानी भी उपलब्ध होता था। और ये जो पानी था ये कहाँ से आता था, ये पानी आता था 2 झीलों से यहाँ पे लाया जाता था, ठीक है। तो ये इन्होंने कुछ लिखा है, आप याद रखें तो ठीक है, ना रखें तो कोई बात नहीं, यहाँ से कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा आपका। लेकिन इससे पहले जो मैं आपको बताता आ रहा हूँ ये आपको बिल्कुल याद रखना है। अब देखो, वो क्वेश्चन जो मैंने आपसे वहां पे पूछा था कि खेतों को क्यों किलेबंद करते थे, अब इसे समझिए। देख लीजिए, मान लो कि खेत है, इन्होंने खेत ओपन कर रखा है, तो कोई दुश्मन आके इनकी फसलों को आग लगा सकता है। कोई दुश्मन चाहे तो इनका अनाज पे आक्रमण करके अनाज लूट सकता है, और अपने जितना उसको जरूरत है वो अपना लूट लेगा, बाकी को चाहे तो वो नष्ट कर सकता है, ताकि उस अनाज अगर खत्म हो जाएगा तो उसका नुकसान किसको होगा, उसको नुकसान होगा जिसके वो खेत हैं, विजयनगर साम्राज्य वालों के। तो उनको बहुत भयानक नुकसान पहुंचाया जा सकता था उनके अनाज को नष्ट करके। इसीलिए उन्होंने क्या करा, अनाज को सुरक्षित रखने के लिए खेतों को भी किलेबंद कर दिया। तो देखिए, खेतों को किलेबंद इसलिए किया जाता था ताकि जो शत्रु है उससे अनाज को और उससे खाद्य सामग्री की रक्षा की जा सके। अन्नागार भी बनाए गए। अन्नागार क्या होता है, स्टोरेज के लिए होता है, यानी जो इनके पास अनाज होता है उसका भंडारण कहाँ किया जाए, उनको कहाँ पे सुरक्षित रखा जाए, तो उसके लिए अन्नागार बनाए जाते हैं बड़े बड़े, उस, ठीक है, दीवार वगैरह से पूरा पैक होते हैं, और ऊपर छत वगैरह होती है ताकि बारिश में पानी ना आए, धूप वगैरह इतनी ना लगे, ठीक है, और वहां पे अनाज को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है। तो इन्होंने क्या करा, खेतों को किलेबंद कर दिया, वहां पे अन्नागार भी बना दिए ताकि अनाज को सुरक्षित रखें, और लंबे समय तक अनाज को सुरक्षित रखा जा सकता है, खाद्य सामग्री को सुरक्षित रखा जाता है। तो इसलिए ये खेतों की भी किलेबंदी करते थे। तो ये आपको याद रहेगा। आगे देखते हैं, विजयनगर जो शासक है
अ, विजयनगर शासक ने साम्राज्य को तथा कृषि भूभाग को बचाने के लिए, साम्राज्य और कृषि भूभाग को बचाने के लिए अधिक महंगी एवं व्यापक नीति अपनाई। अब देखो ये जो किलेबंदी है, अब इन्होंने शहर को किलेबंद कर दिया, इन्होंने जंगल को किलेबंद कर दिया, इन्होंने खेतों को किलेबंद कर दिया, इन्होंने राजकीय केंद्र को किलेबंद कर दिया, इन्होंने आवासीय केंद्र को किलेबंद कर दिया, इन्होंने नगरों को किलेबंद कर दिया। इतने सारे क्षेत्रों को किलेबंद किया तो उसमें पैसा भी बहुत ज़्यादा लगा होगा, यानी बहुत ज़्यादा मतलब उनका धन खर्च हुआ होगा। तो आप ये भी कह सकते हो कि ये बहुत ही महंगी व्यवस्था थी, लेकिन सुरक्षा के लिए तो लोग करते ही हैं भाई व्यवस्था, तो आप इसे याद रखेंगे। आगे देखो, दूसरी किलेबंदी नगरीय केंद्रों के आंतरिक भाग में थी। मान लो कोई नगर है, ये नगर है मान लो, तो इसके आंतरिक भाग को भी सुरक्षित रखने के लिए क्या करते थे ये लोग, किलेबंदी कर लेते थे। ठीक है, तीसरी किलेबंदी जो थी वो शासकीय केंद्र, यानी जहां पे शासक वगैरह रहते होंगे या उनसे संबंधित जो भी होगा, शासक से संबंधित, तो वहां पे भी ये किलेबंदी करते थे। किलेबंदी क्यों करते थे, आप बड़े आराम से समझ सकते हो कि वहां पे सुरक्षा सबसे ज्यादा चाहिए, क्योंकि शासक जो होगा वो सबसे पहले अपने शासकीय क्षेत्र को भी सुरक्षित रखेगा। तो आप यहाँ पे ये पॉइंट याद रख सकते हो। दुर्ग में प्रवेश के लिए, मान लो कोई किला है, ठीक है, तो किले में प्रवेश के लिए अच्छी तरह से सुरक्षित प्रवेश द्वार बनाए जाते थे। आप यहाँ पे देख सकते हो ये प्रवेश द्वार, जैसे मान लो यहाँ पे क्या होगा, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ये मान लो ये पूरा इनका एक क्षेत्र है, तो अब यहाँ पे इन्होंने किलेबंदी कर दी, लेकिन यहाँ पे अब किलेबंदी करके पूरी दीवार से पैक थोड़ी ना कर सकते हैं। अगर पूरा ही पैक कर देंगे, हर तरफ से बंद कर देंगे, तो बाहर कैसे जाएंगे या फिर अंदर कैसे आएंगे। तो ऐसे में ये क्या करते थे, प्रवेश द्वार बनाते थे। अब ए एंट्री पॉइंट भी यही होगा और एग्जिट पॉइंट भी यही होगा, यहीं से आप आ भी सकते हो, यहीं से आप बाहर जा भी सकते हो। तो इस तरीके से यहाँ पे जो प्रवेश द्वार पे ये गार्ड वगैरह टाइप का कुछ बिठा देंगे, तो वो सुरक्षा का ध्यान रखेगा, कौन अंदर आ रहा है कौन बाहर जा रहा है उसका भी ध्यान रखा जाएगा। तो इस तरीके से इन्होंने क्या करा, दुर्ग में प्रवेश के लिए सुरक्षित प्रवेश द्वार बनाए, जो कि सुरक्षित हो, जिसमें कोई भी मतलब ना आ सके आसानी से, दुश्मन वगैरह, इसका ध्यान रखा जाता था। और प्रवेश द्वार जो था, देखो प्रवेश द्वार जो था शहर को मुख्य सड़कों से जोड़ते थे। और जैसे मान लो ये प्रवेश द्वार है, तो यहाँ से सड़क जाती थी, जो शहर की मुख्य सड़क होती थी उससे जोड़ दिया जाता था। प्रवेश द्वार जो थे विशिष्ट स्थापत्य के नमूने थे, क्योंकि देखो किलेबंद बस्ती में जो प्रवेश द्वार बनाए गए थे उसमें मेहराब भी थी। अब मेहराब क्या होता है, मेहराब का मतलब होता है डिजाइन। जैसे डिजाइन आप जानते ही हैं, कई तरह की मान लो कलाकृति बना दी, उस पर डिजाइन बना दी, तो वो मेहराब भी होती थी उस पर। साथ ही द्वार के ऊपर बनी गुंबद, द्वार के ऊपर बनी गुंबद तुर्की के सुल्तानों द्वारा प्रवर्तित स्थापत्य तत्व माने जाते थे। अब यहाँ पे देखो द्वार के ऊपर गुंबद भी है, ध्यान से देखो, यहां तक तो आपको बिल्कुल सही से समझ में आएगा, लेकिन ये जो गुंबद वाला है ये सिस्टम आपको थोड़ा सा लगेगा अलग। क्यों, क्योंकि ये जो है ये इस्लामिक है। ठीक है, जो गुंबद वाला सिस्टम होता है, आप देखोगे जो इस्लामिक जो भी चीज़ें बनाई होती है उस पर गुंबद होती है। ठीक है, लेकिन अगर आप हिंदू उसमें देखोगे तो आपको वहाँ पे गुंबद नहीं दिखेगी। तो ऐसे में ये माना जाता है कि ये जो गुंबद था ये एक शैली थी। ठीक है, यानी ये कहते हैं कि ये जो गुंबद है ये तुर्की सुल्तान, जो उत्तर भारत की तरफ जो तुर्क आके बसे हुए थे, तुर्की सुल्तानों द्वारा प्रवर्तित स्थापत्य के तत्व माने जाते हैं। ठीक है, और जो इतिहासकार हैं, कला इतिहासकार हैं, वो इसको क्या कहते हैं, इसको नाम देते हैं इंडो इस्लामिक शैली। यानी इंडो मतलब जो भारतीय हो जाएंगे, हिंदू वगैरह हो जाएंगे, इस्लामिक जो बाहर से आया हुआ जो हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से इन दोनों को मिला के जो कलाकृति बनती है उसको इंडो इस्लामिक कहा जाता है। तो आप यहाँ पे इतना समझ गए हैं कि कैसे कैसे होता था, किस किस तरह से इन्होंने किलेबंदी कर रखी थी, सुरक्षित रखने के लिए किलेबंदी करी थी, क्या क्या इन्होंने किलेबंदी में शामिल कर रखा था, और प्रवेश द्वार क्या है, इन सब चीज़ों के बारे में आप समझते हो। देखो ये गुंबद का चित्र यहाँ पे भी बनाया हुआ है, तो आपको ये आराम से समझ में आ जाएगा। अब आगे देखो, पुरातत्वविद, पुरातत्वविद जो थे उन्होंने, पुरातत्वविदों ने शहर के अंदर की और वहां से बाहर जाने वाली सड़क का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि भाई कौन सी सड़क है जो शहर के अंदर आ रही है और कौन सी सड़क है जो शहर के बाहर जा रही है, उसका गहराई से अध्ययन करा। तब उनको पता लगा कि जो सड़कें होती थी वो ज़्यादातर पहाड़ी भूभाग से बचाकर, ठीक है, पहाड़ी भूभाग से बचाकर घाटियों से होकर इधर उधर घूमती थी। ठीक है, अब आपको पता है पहाड़ी भूभाग में सड़कें बनाना काफी मुश्किल काम हो जाता है।
लेकिन समतल भाग जो है, समतल भाग में सड़क बनाना बहुत आसान काम हो जाता है। तो इन्होंने कोशिश ये की जहाँ पे पहाड़ी भूभाग है, जहाँ पे सड़क बनाना मुश्किल है, वहाँ पे सड़क ना बनाते हुए जहाँ पे सड़क बनाना आसान है वहाँ से सड़क बनाई। तो आप समझ सकते हो ज़्यादातर सड़कें जो थी वो पहाड़ी भूभाग से बचाकर घाटियों से होकर ही इधर उधर घूमती थी। सबसे महत्वपूर्ण देखो, अब मैं सड़कों की बात कर रहा हूँ, आप याद रखें हमने शुरू में हेडिंग पढ़ी थी किलेबंदी और सड़कें। किलेबंदी में आपको बता चुका हूं, अब यहां से सड़कें आपका स्टार्ट है। तो जो सड़कें थी वो सबसे महत्वपूर्ण सड़कों में से कई मंदिर के प्रवेश द्वारों से आगे बढ़ी हुई थी। कुछ महत्वपूर्ण मेन सड़क जो थी वो मंदिर के प्रवेश द्वार के आसपास होती थी, उससे आगे तक बढ़ी हुई थी। और ऐसा भी कहा जाता है कि इन सड़कों के दोनों तरफ, जैसे मान लो सड़क है इधर की तरफ और इधर की तरफ, बाजार भी लगाए जाते थे। ठीक है, ऐसा कहा जाता है। तो ये तो हो गया हमारा सड़क। अब देखते हैं शहरी केंद्र। शहरी केंद्र के बारे में देखिए, तो शहरी केंद्र की ओर जाने वाली सड़कों पर सामान्य लोगों के आवास कम, उसके सबूत बहुत कम मिले हैं। यानी कि जो शहरी केंद्र की तरफ जो सड़कें जा रही थी वहां पे मतलब सामान्य लोग, मतलब आम आदमी जो होते हैं बिल्कुल, उन लोगों के घर के साक्ष्य नहीं मिले हैं या फिर बहुत कम साक्ष्य मिले हैं। तो हो सकता है वहां पे मतलब आम आदमी ना रहते हो, कुछ विशिष्ट वर्ग रहता हो, ऐसा हो सकता है। पुरातत्वविदों को कुछ स्थान पर परिष्कृत चीनी मिट्टी मिली है। परिष्कृत मतलब बिल्कुल साफ सुथरी और अच्छे तरीके से बनाई हुई चीनी मिट्टी मिली है। और इनसे जब इतिहासकारों ने इसको देखा तो उन्होंने अंदाजा लगाया कि इन स्थानों पर अमीर व्यापारी लोग रहते थे। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे अमीर लोग रहते थे, सामान्य लोग ना रहते हों, और अमीर व्यापारी लोग जो व्यापार करते हैं। और ये मुस्लिम रिहायशी मोहल्ला भी था, यहाँ पे मुस्लिम इलाका भी मिला है। यहाँ पे कुछ मस्जिदें भी मिली है, कुछ मकबरे भी मिले हैं। इससे पता लगता है कि ये इलाका जो था यहाँ पे मुस्लिम भी रहते थे। इनका स्थापत्य जो है वो हम्पी में मिले मंदिरों के मंडप के स्थापत्य से मिलता जुलता है। ठीक है, इनका जो स्थापत्य, जो भी मतलब स्थापत्य, जो भी चीजें इन्होंने बना रखी थी, चाहे घर हो, मकान हो या मस्जिद हो या कुछ भी हो, वो हम्पी में जो मंदिर मिले हैं उसके जो मंडप मिले उससे कुछ मिलते जुलते डिजाइन के थे, उस तरीके के थे। और ये आपको याद रखना है, एक पुर्तगाली यात्री था बरबोसा। ठीक है, उसका नाम क्या था? बरबोसा। पुर्तगाली यात्री बरबोसा का वर्णन लोगों के अन्य आवास, इसने वर्णन किया है कि लोगों के अन्य आवास जो थे वो छप्पर के थे। छप्पर आप जानते हो गांव वगैरह में बनाए जाते हैं इस टाइप से, लेकिन ये मजबूत थे, सुदृढ़ थे, यानी बहुत मजबूत थे। और व्यवसाय के आधार पर देखें तो कई खुले स्थान वाली लंबी गलियों में व्यवस्थित थे। ठीक है, कई खुले स्थान वाली लंबी लंबी गलियां थी, वहां पे इन्होंने पूरे इनके घर बनाए गए थे, व्यवस्थित रूप से बनाए गए थे, छप्पर वाले घर थे। और क्षेत्र का सर्वेक्षण किया तो पता लगा कि इस क्षेत्र में बहुत से पूजा स्थल, यानी छोटे छोटे मंदिर भी बहुत सारे मिले हैं यहाँ पे, और कई सारे जलाशय भी मिले हैं, ताकि वहाँ पे पानी की जो कमी है उसको पूरा करने के लिए वहाँ पे जलाशय भी बनाए गए थे। तो ये पुर्तगाली यात्री जो है उसने देखा तो उसने उसका वर्णन करा, तो ये भी मैंने आपके सामने रख दिया। ठीक है, पुर्तगाली यात्री ने क्या कहा कि यहाँ पे घर थे लेकिन छप्पर के बने थे, पर वो बहुत ज़्यादा मजबूत थे। व्यवसाय के लिए यहाँ पे लंबी चौड़ी गलियाँ भी बनाई हुई थी। सर्वेक्षण करा तो पता लग गया कि यहाँ पे पूजा के स्थल भी हैं, छोटे छोटे मंदिर भी मिले हैं, जलाशय भी मिले हैं, ये इस यात्री ने कहा है। अब बात करेंगे हम यहाँ पे राजकीय केंद्र की। समझते हुए चलो आप बेसिक सारा। राजकीय केंद्र, राजकीय केंद्र बस्ती के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित थे। यहाँ 60 से अधिक मंदिर सम्मिलित हैं, 60 से ज्यादा मंदिर मिले हैं। शासक मंदिर और संप्रदाय को संरक्षण देते थे। ये मैंने आपको पहले पार्ट में बताया था कि इन्होंने क्या करा था। जैसे इन्होंने देखा था कि चोल सम्राट जो थे उन्होंने मंदिरों को संरक्षण दिया था, मूर्तियां बनवाई थी, उस चीज को विजयनगर वाले जानते थे। तो इन्होंने भी क्या करा, मंदिरों को और संप्रदाय को संरक्षण दिया। लगभग 30 संरचनाओं की पहचान महल के रूप में की गई है। 30 ऐसे स्ट्रक्चर मिले हैं वहां पे बने हुए जिसको महल माना गया है कि ये कभी महल हुआ करते थे। ठीक है, ये काफी बड़ी बड़ी संरचनाएं हैं जिनका संबंध अनुष्ठानिक कार्यों से माना जाता है। अनुष्ठानिक कार्य मतलब जो ये बड़ी बड़ी संरचनाएं मिली है, ऐसा कहा जाता है यहाँ पे पूजा पाठ वाला काम होता होगा। ठीक है, सामूहिक पूजा पाठ होता होगा, ऐसा माना जाता है। इस क्षेत्र के कई विशिष्ट संरचना, अब यहां से आपको याद रखना है क्योंकि मेन टॉपिक अब यहां से एक और शुरू हो रहा है। देखिए क्वेश्चन 3 आते हैं यहां से, हर साल उन्हीं में से रिपीट होते हैं। या तो कभी कभी आपसे जल वाला पूछ लिया जाता है, जल संपदा वाला,
या आपसे किलेबंदी पूछ लिया जाता है। मैंने ये दोनों ही पढ़ा दिया। और तीसरा है महानवमी डिब्बा वाला, तो यहां से तीसरा टॉपिक आएगा, इसे समझिए। देखो इस क्षेत्र में कुछ विशेष संरचना मिली है, उसका नाम इन्होंने रख दिया। नाम किस आधार पे रखा है? या तो उन्होंने उसके आकार के आधार पे रखा, यानी बहुत बड़ी संरचना है आकार में तो उस आकार के आधार पे नाम रख दिया, या फिर वहां पे होने वाले कार्य के आधार पे। मान लो कहीं पे पूजा पाठ होती है तो उसको धर्म से जोड़ के या फिर अनुष्ठानिक कार्य से जोड़ के नाम रख दिया। कोई बड़े आकार में है तो उसका आकार से जोड़ के नाम रख दिया। तो इस क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचना का नामकरण भवनों के आकार और उनके कार्यों के आधार पर किया गया है। इस क्षेत्र में एक विशाल संरचना पाई गई है, यानी इस क्षेत्र में एक विशाल संरचना पाई गई है। इसका नाम जो है वो राजा का भवन है। अब देखिए एक संरचना पाई है बहुत बड़ी, जिसका नाम रखा गया है राजा का भवन। अब इसका नाम राजा का भवन है तो इसका मतलब ये मत समझ लेना कि वहां पे राजा रहता था, क्योंकि ऐसे कोई सबूत ही नहीं मिले कि वहां पे राजा का आवास था, राजा रहता था, इसके कोई सबूत नहीं है। बस वो बड़ी संरचना थी, बहुत बड़ी संरचना थी, इसलिए उसका नाम रख दिया राजा का भवन। इसके दो प्रभावशाली मंच थे, एक सभा मंडप और एक महानवमी डब्बा। अब महानवमी डब्बा जो है मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये पेपर में अक्सर पूछा जाता है, लेकिन मैं आपको सभा मंडप और दोनों ही समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं सभा मंडप क्या है। अब देखो आपको नाम से ही पता लग रहा है सभा, यानी हो सकता है यहाँ पे कोई सभा होती हो, ठीक है, कोई मीटिंग होती हो, कई सारे लोग इकट्ठे होते हो। तो आप समझिए इसे। देखिए पूरा क्षेत्र ऊंची दोहरी यानी डबल दीवारों से घिरा हुआ था पूरा क्षेत्र। इनके बीच में एक गली है और सभा मंडप एक ऊंचा मंच था। सभा मंडप जो था एक बहुत ऊंचा मंच है, जिसमें पास पास निश्चित दूरी पे लकड़ी के स्तंभों के लिए छेद बने हुए थे। देखिए इस तरीके से लकड़ी के खंभे थे, और ये लकड़ी के खंभे क्या थे? पास पास थे, ठीक है। इसके ऊपर की जो छत थी वो इस खंभों पर टिकी हुई थी, और इसके ऊपर एक और मंजिल बनी हुई थी, और ऊपर जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई थी ताकि आप ऊपर भी जा सके इस तरीके से। तो इसकी दूसरी मंजिल जो थी वो इन्हीं खंभों पे टिकी हुई थी, और ठीक है, और दूसरी मंजिल तक जाने के लिए सीढ़ियां बनाई हुई थी, यानी दूसरी मंजिल तक अगर आप जाना चाहोगे तो उसके लिए सीढ़ी बनाई गई थी। स्तंभों के एक दूसरे से बहुत पास पास होने से बहुत कम खुला स्थान बचता है। अब स्तंभ जो है अगर दूर दूर है मान लो तो यहाँ पे स्पेस ज्यादा बच जाएगा, पर मान लो अगर स्तंभ बिल्कुल पास पास होंगे तो बीच में इनके स्पेस जो होगा वो बहुत कम बचेगा। तो यही था कि यहाँ पे बहुत पास पास स्तंभ थे, खंभे थे, इसलिए जो खुला स्थान था बहुत कम बचता होगा। इसलिए ये क्लियर नहीं हो पाया कि ये जो सभा मंडप था या ये जो मंडप था वो किस काम में इस्तेमाल किया जाता है, इसका नहीं पता लग पाया। मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ। मदुरई में एक सभा मंडप की इमेज है। आप देखो ये खंबा आपको दिख रहा है, यहाँ पे दूसरा खंबा देखो कितने पास में, तीसरा खंबा देखो कितने पास में, यहाँ पे देखो कितने पास में, इतने पास पास खंबे, और इस खंबे के ऊपर ही बना रखा है डिजाइन, गुंबद वगैरह, दूसरी मंजिल वगैरह है, ठीक है। वहां पे जाने के लिए सीढ़ियां वगैरह थी, तो इसलिए समझ नहीं आ पाया कि इतने पास पास खंबे हैं, वहां पे जगह तो ज्यादा है ही नहीं। तो अगर सभा होती होगी तो सभा में बहुत सारे लोग होते होंगे, जब इतने सारे खंबे और स्पेस ही नहीं है तो इतने सारे लोग कैसे यहाँ पे आते होंगे। तो क्लियर नहीं हो पाया कि ये सभा मंडप या ये मंडप जो था वो किस लिए बनाया गया था, पर इतना जरूर पता है कि एक सभा मंडप था। तो ये सभा मंडप आप समझ गए। अब आपको जो टॉपिक बता रहा हूं ये आपको बिल्कुल रटना है, और यहां से आपको ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है, इसको समझ लो, याद कर लो, चाहे जो हो जाए, पर ये टॉपिक आपके दिमाग में होना चाहिए। महानवमी डिब्बा। देखिए ये जो महानवमी डिब्बा है ये एक मंच है, एक मंच है, आप इसे एक स्टेज की तरह समझ लीजिए, ठीक है। ये मंच है, यहाँ पे पूजा पाठ होती थी, दशहरे वगैरह की पूजा पाठ, तो उससे संबंधित था, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है। तो देखिए महानवमी डिब्बा क्या है, तो शहर के सबसे ऊंचे स्थानों पर स्थित था महानवमी डिब्बा। ये एक बहुत ही विशाल मंच था, विशाल का मतलब बहुत बड़ा मंच था। इसका आधार की बात करें, यानी कि देखो जैसे मान लो ये है आधार और इस पे बना हुआ है एक मंच, तो आधार जो है वो है 11,000 वर्ग फीट, ठीक है, इसका क्षेत्रफल है। और अगर हाइट की बात करें यानी कितना ऊंचा है, तो ऊंचाई जो है इसकी 40 फीट है। 40 फीट ऊंचाई जो होती है बहुत ज्यादा होती है। आप देखो हमारा जो घर होता है उसकी अगर एक कमरे की ऊंचाई देखें हम तो वो 10 फीट के आसपास होती है, और फिर उसके बाद दूसरी मंजिल जो होती है वो 10 फीट के आसपास होती है, फिर उसके बाद जो तीसरी मंजिल होती है वो 10 फीट के आसपास होती है। मैं आपको एवरेज बता रहा हूँ, किसी का कम ज्यादा भी हो सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से यानी कि 4 मंजिल की हाइट हमारे अनुसार देखो लगभग 4 मंजिल ऊंचा है ये, और इस पर एक लकड़ी की संरचना बनी थी।
और मंच के आधार पे कुछ चित्र भी बने थे। अब आपके सामने यहाँ पे चित्र हैं, आप देख रहे हो ये कुछ घोड़े वगैरह हैं, कुछ इंसान हैं और कुछ यहाँ तीर धनुष लेकर चित्र बने हुए हैं। आप ध्यान से इस चित्र को देखो, ये उसी मंच के आधार पे बना हुआ है, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे क्या समझ में आएगा, महानवमी डिब्बा क्या है, तो आप बोलोगे एक विशाल मंच है। इसका आधार आप बता सकते हो 11,000 वर्ग फीट, हाइट आप बता सकते हो 40 फीट, और इसकी जो लकड़ी की संरचना थी, इसके आधार पे कुछ चित्र बने हुए थे। अब इसका इस्तेमाल क्या होता था, इसे समझिए। तो यहाँ पे क्या होता था कि जो ये सितंबर अक्टूबर के जो सर्दियों वाले महीने में जो त्योहार हमारा मनाया जाता है, आपको पता है दशहरा, ठीक है। उससे 9 दिन पहले नवरात्रि रहती है, 10वें दिन रावण जलाया जाता है, आप ये जानते ही हैं त्योहार। तो ये यही वाला त्योहार मनाया जाता था इस जगह पे, रामनवमी डिब्बा पे, ठीक है। और 10 दिन का हिंदू त्योहार जिसे दशहरा, उत्तर भारत में दशहरा बोलते हैं, बंगाल की साइड में दुर्गा पूजा बोलते हैं, और इसको नवरात्रि भी बोलते हैं, इसको महानवमी के नाम से भी जाना जाता है, इसको नवमी भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जो हमारा नवमी वाला त्योहार है, महानवमी या दशहरे वाला त्योहार है 10 दिन का, वो यहाँ पे मनाया जाता था। इस अवसर पर क्या होता था, विजयनगर के जो राजा थे वो आते थे यहाँ पे, अपना रुतबा और अपनी ताकत दिखाते थे, सबको प्रदर्शन करते थे। इस अवसर पे धर्म अनुष्ठान जो होते थे, यानी कि यहाँ पे मूर्ति की पूजा होती थी, राज्य का जो घोड़ा होता था, अश्व होता था, उसकी पूजा की जाती थी, ठीक है। यहाँ पे फिर भैंस और अन्य जानवरों की बलि दी जाती थी, नृत्य करवाया जाता था, कुश्ती का कंपटीशन होता था, घोड़े, हाथी, रथ, इन सब सैनिक ये सब अपनी शोभा यात्रा निकालते थे। और साथ ही जो नायक होते थे, नायक या उनके अंडर जो राजा होते थे, वो मुख्य राजा को क्या करते थे, औपचारिक भेंट देते थे। यानी जो ये यहाँ पे नायक या फिर अन्य जो लोग होते थे वो आते थे और राजा को क्या करते थे, गिफ्ट देते थे, ठीक है, इनको भेंट दिया करते थे। त्योहार का जो आखिरी दिन होता था, अंतिम दिन होता था, तो ये 10वां दिन जो होता था, उस दिन राजा जो होता था अपने नायकों की सेना, खुले मैदान में नायकों की सेना का निरीक्षण करता था, यानी ऑब्जर्व करता था कि सेना कैसी है, क्या कमी है। जैसे आप देखते हो ना, जैसे कि 15 अगस्त, 26 जनवरी की परेड वगैरह देखते हो, वहां पे सेना आती है और अपना मतलब अपने जो हथियार वगैरह होते हैं उनका प्रदर्शन किया जाता है, ठीक है, टैंक वगैरह आते हैं। तो इसी तरीके से इनकी जो सेना होती थी उसका निरीक्षण किया जाता था राजा के द्वारा। तो ये इस तरीके से यहाँ पे ये महानवमी वाला जो त्योहार था वो महानवमी डिब्बा में मनाया जाता था। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गए होंगे 2-3 टॉपिक। देखिए अभी तक आपको चैप्टर बिल्कुल आसान लगा होगा पार्ट 1 और पार्ट 2 में। ऐसा मान रहा हूं कि पार्ट 3 जो है हो सकता है आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो, पर मुश्किल जरूर हो सकता है, पर इसको हम ये नहीं कह सकते कि ये असंभव है, आपको समझ में नहीं आएगा। आप वीडियो को 2 बार देखो, आप एनसीईआरटी पढ़ो, सेम एनसीईआरटी जैसी ही लैंग्वेज मैंने अपने नोट्स में बनाई है ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए। एनसीईआरटी से मिलता जुलता कंटेंट है A to Z, और आप उसमें पढ़ो, आप उसको समझो, थोड़ा सा टाइम दो। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप इसमें 2 बार पढ़ो, टॉपिक को 3 बार पढ़ो, वीडियो को 2 बार देखो। आपको दिमाग में ये टॉपिक बसा लेने हैं, क्योंकि आपके पेपर में यहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो मैंने आपको पार्ट 3 कराया है। इसमें 3 क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया, जल संपदा वाला, किलेबंदी वाला, सड़क वाला और महानवमी डिब्बा वाला। इसमें महानवमी डिब्बा बहुत पूछा जाता है, जल संपदा बहुत पूछा जाता है, किलेबंदी बहुत पूछा जाता है, सड़कें बहुत पूछा जाता है। इनमें से ये लगा लो एक क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाएगा आपसे, इतना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से समझ लो। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।